खूबसूरत लोग ये हैं, वे अमीर लोग जो मस्ती के लिए अक्सर दूर दूर की यात्रा करते हैं और अच्छी ज़िंदगी के नाम पर मस्ती व खेलों को बहुत महत्व देते हुए अपनी अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं के दौरान संदेशापद नैतिक आचरण में लिप्त रहते हैं। निश्चित रूप से ये खूबसूरत लोग नहीं हैं। मेरे दृष्टिकोण से सच में खूबसूरत लोग जिंदगी के हर क्षेत्र में हैं और अक्सर पोलियो से लेकर पूर्ण रूप से अंधेपन तक हर चीज़ से पीड़ित होते हैं। उन्होंने पराजितों की स्थिरता को स्वीकार करने से इनकार किया और इस प्रक्रिया में वे बहुत सफल, खुश और सुव्यवस्थित व्यक्ति हो गए। वे हर जाति, नस्ल और रंग का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि कक्षा 3 से लेकर पीएचडी तक भिन्न भिन्न है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो कई बार लगभग अविश्वसनीय विकलांगता के कारण और बहुत बार उसके बावजूद सफल हुए हैं। इनकी कहानियाँ हमारे लिए सबसे खूबसूरत कहानियाँ हैं। बिना किसी अपवाद के ये लोग सोचते हैं कि आदमी की अभिकल्पना उपलब्धि के लिए की गई है, उसका निर्माण सफलता के लिए किया गया है और इसे महानता के बीच सार्थ प्रदान किए गए हैं। जब आप इस धारणा को अपना लेते हैं तो आप पाएंगे कि किसी भी समस्या के लिए किसी को दोष देने की जरूरत नहीं रहेगी। संक्षेप में, आप अपने रास्ते पर चल पड़ेंगे क्योंकि आपने खोज लिया है कि आपको अपनी ही आस्तीन के सिरे पर हमेशा एक मददगार हाथ मिल सकता है। अपने काम में मैं अक्सर ऐसे लोगों को देखता हूँ जो सफल नहीं होते, परंतु कभी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं दिखता जो सफल नहीं हो सकता। जो बात मैं वास्तव में आपको बता रहा हूँ वह यह है कि आप इस तथ्य को स्वीकार कर लें कि इस क्षण के बाद आपकी स्थिति और आपका भविष्य समर्थ हाथों में है, आपके अपने में। बेटा, यह आपके हाथों में है। शायद एक नीति कथा मेरा दृष्टिकोण समझने में आपकी मदद करे। एक ऊंची पहाड़ी की चोटी पर इटली के खूबसूरत नगर वेनिस को नज़रअंदाज करता हुआ एक बूढ़ा आदमी रहता था जो बहुत मेधावी था। ऐसा कहा जाता था कि उससे कोई कुछ भी सवाल पूछे वह सब का जवाब दे सकता था। दो स्थानीय लड़कों ने सोचा कि उस बूढ़े की बेवकूफ़ बनाया जाए, इसलिए उन्होंने एक छोटी सी चिड़िया पकड़ी और वे उसके घर की ओर चल पड़े। उन लड़कों में से एक ने चिड़िया को अपनी मुट्ठी में बंद करके बूढ़े आदमी से पूछा कि क्या चिड़िया मरी हुई है या जिंदा। बिना किसी हिचकिचाहट के बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा, अगर मैं आपसे कहूँ कि चिड़िया जिंदा है तो आप अपनी मुट्ठी को भींचकर उसे मार दोगे। अगर मैं कहूँ कि चिड़िया मर गई है तो आप अपने हाथ खोल दोगे और वह उड़ जाएगी। बेटा, आप अपने हाथों में जीवन और मृत्यु की शक्ति थामे हुए हो। यही बात मैं आपसे बिना किसी प्रतिबंध या हिचकिचाहट के कहता हूँ। आप अपने हाथों में विफलता के बीज या महानता की सामर्थ्य थामे हुए हैं। आपके हाथ समर्थ हैं, परंतु उनका उपयोग किया जाना चाहिए और ठीक चीज़ों के लिए उनका फल पाने के लिए जिन्हें पाने में आप सक्षम हैं। अब मुझे मत छोड़ो। इस पूरी पुस्तक के दौरान मैं आपको बहुत सी कहानियाँ बताऊंगा क्योंकि मेरा मानना है कि जीवन अपने आप में एक सतत चलती रहने वाली कहानी है। मैं आपका ध्यान बनाए रखने के लिए और आपको चौंकाए रखने के लिए हर उस विधि का प्रयोग करूंगा जो मेरे अधिकार में है। कारण एकदम सरल है। आप संभवतः प्रति मिनट 200 से 400 शब्द की दर से पढ़ते हैं, परंतु आपका मस्तिष्क प्रति मिनट 800 से 1800 शब्दों की दर से चलता है। आपके मस्तिष्क की सामान्य प्रवृत्ति उस खाली समय या जगह को जो हजार असंबंधित विचारों से भरने की होती है। अब इसके साथ इस तथ्य को भी जोड़ें कि आपके पढ़ने,
सीखने का नज़रिया भी बदलता है। जैसा कि आपके दिन का प्रकार बदलता है और आप आसानी से समझ सकते हैं कि आपका दिमाग कैसे और क्यों भटकता है। दरअसल यह संभव है कि आप कई पृष्ठ पढ़ लें और कुछ भी आत्मसात ना करें। उदाहरण के लिए, इस पुस्तक को पढ़ते हुए आप दर्जनों बार पीछे मुड़कर छोटी छोटी यात्रा पर निकल गए। आप सब जगह गए और बच्चों पर नज़र रखने से लेकर कक्षा को पढ़ाने तक, कोई सेल्स करने तक, फुटबॉल गेम देखने या रेस्ट रूम में जाने तक आपने सब कुछ किया। अगर आप इस बात पर विश्वास नहीं करते तो पिछले किसी विपक्ष को जिसे आप पढ़ चुके हैं फिर से ध्यानपूर्वक पढ़िए। आप पाएंगे कि कई शब्द और विचार आपसे पहली बार छूट गए थे। संयोगवश यह आपकी बुद्धिमत्ता का अपमान नहीं है। सच तो यह है कि अधिकांश मामलों में आप जितने अधिक बुद्धिमान हैं, इसके होने की संभावना रहेगी। मैं इसके साथ यह भी जोड़ सकता हूँ कि आप जितने अधिक बुद्धिमान और महत्वाकांक्षी हैं, उतनी ही अधिक आप भविष्य में इसके कम होने के लिए उतनी ही अधिक मेहनत करेंगे। इस पुस्तक के लेखक के रूप में मुझे आशा करनी है कि इस पैराग्राफ को पढ़ते समय आप उन यात्राओं पर नहीं गए थे, यह जानने के बाद कि आप बीच बीच में छोटी यात्रा पर जा सकते हैं। आपको मेरे द्वारा पहले दी गई सलाह को समझना आसान हो जाएगा कि आप उन बातों को जिन्होंने आपको प्रभावित किया पेन से रेखांकित कर लें। सहयोग से अगर आप इन विचारों को ट्रिगर पेज, नोटबुक में रिकॉर्ड भी कर रहे हैं तो आप सच में एक निष्क्रिय पाठक के बजाय सक्रिय पाठक हो जाएंगे। यह समीक्षा के उद्देश्यों के लिए सहायक होगा। पुनः पढ़ना और इस सूचना की समीक्षा करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अमेरिका के एक अग्रणीय विश्वविद्यालय ने पाया कि नई सामग्री से एक बार परिचित कराए जाने पर लोग 2 हफ्तों बाद उसका लगभग 2% ही याद रख पाएंगे। यदि वे उसी सामग्री से लगातार 6 दिनों तक परिचित कराया जाए तो 2 हफ्तों बाद वे इसका 62% याद रखेंगे। परंतु इससे भी अधिक कुछ और महत्वपूर्ण है। जितनी अधिक बार आप किसी सूचना से परिचित कराए जाते हैं, उतनी अधिक संभावना है कि आप उस पर कोई कार्रवाई करें और आपके द्वारा क्रिया करवाना ही मेरा उद्देश्य है। दरअसल क्रिया ज्ञान की अभिव्यक्ति है। जिस प्रकार बिना कार्य किए विश्वास मर्त है, ठीक उसी प्रकार बिना क्रिया के ज्ञान कोई ज्ञान नहीं। उक्त स्थिति में बैठे ना रह जाइए। बहुत बार जब मैं किसी विषय पर अपनी वार्ता में बोलना शुरू करता हूँ तो व्यक्ति अपने सिर को हिलाकर यह संकेत देते हैं कि वे इस बात को पहले से ही जानते हैं या यह उन्होंने पहले ही सुन रखी है। मुझे अक्सर रुककर उनसे पूछने की इच्छा होती है कि इस बारे में उन्होंने क्या किया। जो कुछ आपने सीखा है, जब तक उसका आप उपयोग नहीं करते तब तक सीखना और ना सीखना एक सा है। जो व्यक्ति पढ़ता नहीं है वह उस व्यक्ति से बेहतर नहीं है जो पढ़ नहीं सकता। जो व्यक्ति जानता है परंतु सफलता के सिद्धांतों और सूचना का प्रयोग नहीं करता, वह उस व्यक्ति से बेहतर नहीं है जो उन्हें नहीं जानता। आप कुछ करना चाहते हैं ना? हाँ कहिए आपने, क्योंकि हाँ में जवाब दिया है तो मैं आपसे कहता हूँ बधाई हो, आप अब एक सफल हैं। मैं ऐसा इसलिए कहता हूँ क्योंकि सफलता कोई मंजिल नहीं है, यह एक यात्रा है। यह वह दिशा है जिसमें आप यात्रा कर रहे हैं। सिर्फ शुरुआत ही नहीं की है बल्कि आप सही दिशा में चल रहे हैं। मैं उत्साह से आपको बधाई देता हूँ कि क्योंकि आप अधिकांश लोगों जैसे नहीं हैं
अधिकांश लोग इंतज़ार करते हैं कि इससे पहले कि वह कोई चीज़ करे हर चीज़ बिल्कुल ठीक हो जाए। वे बाहर वर्ष की ढाल पर चलने से इनकार कर देते हैं क्योंकि वे नहीं समझते कि फल हमेशा डाल पर लटके होते हैं। वे अपने पर दाव लगाने से इनकार कर देते हैं। उनके लिए ज़िंदगी का खेल पहले ही ख़त्म हो चुका है और वे इसे हार चुके हैं। उनका समाधि लेख कुछ इस तरह पढ़ा जा सकता है। जन्म 1942, मृत्यु 1974, अंत्येष्टि 1997, अथवा जब दिल ने अंतिम रूप से धड़कना बंद कर दिया। ये वे लोग हैं जो रसोइये के बिस्कुट की तरह होकर रह जाते हैं। इस बारे में मैं आपको बताता हूँ। जब मैं याजू सिटी मिसिसिपी में एक छोटा बच्चा था तो हम कुछ अमीर लोगों के पड़ोस में रहते थे। मैं जानता हूँ कि वे अमीर थे क्योंकि उनके पास ना सिर्फ रसोइया था बल्कि रसोइये के पास कुछ पकाने के लिए भी था। 1930 के समय मैं यह अमीरी की पहचान थी। मैं एक दिन वहाँ पर लंच के लिए गया, जैसा कि मैं अक्सर जाने की हर रोज़ कोशिश करता था। गलत ना समझिए, हमारे पास अपने घर में खाने के लिए बहुत था। मैं जानता हूँ कि हमारे पास बहुत था क्योंकि अगर मैंने कभी अपनी प्लेट क्षण भर के लिए भी बढ़ा दी तो वे हमेशा कहते थे, नहीं, तुम बहुत खा चुके हो। उस मौके पर उनकी कुक बिस्कुटों का एक कटोरा लेकर आई क्योंकि उनकी मोटाई एक चांदी के डॉलर से ज़्यादा नहीं थी। इसलिए मैंने पूछा, मोटी, इन बिस्कुटों को क्या हुआ? उसने थोड़ी हमदर्दी दिखाई, अरे हंसी और फिर कहा, ये बिस्कुट ऊपर उठने के लिए उकड़ू स्थिति में बैठे थे, परंतु वे बस उकड़ू बैठने की स्थिति में ही नष्ट हो गए। आधा मन बनाने वाले और बस शुरू करने वाले। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो उकड़ू बैठने की स्थिति में नष्ट हो गया? क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो जैसे ही बच्चे स्कूल से बाहर से आ जाएं या बच्चे स्कूल में वापस चले जाएं तो वह कुछ करने वाला है? शायद वे यह काम करेंगे बस ज़रा सर्दी का मौसम आ जाए या सर्दी का मौसम ख़त्म हो जाए। दूसरे वाहनों की लंबी कतार है, जैसे बस किशमिश आ जाए या किशमिश ख़त्म हो जाए। जोन कार ठीक कर ले, घर पेंट करा ले, घास काट ले आदि। संक्षेप में, ऐसे व्यक्ति जो किसी आंतरिक कार्य को करने से पहले बाहरी परिवर्तन के पूरा हो जाने की सूची बनाते हैं, वे बस उकड़ स्थिति में ही बैठे रह जाते हैं। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसने कुछ वजन कम करने के लिए स्कूल में वापस जाने के लिए, कोई पब्लिक स्पीकिंग कोर्स करने के लिए, लोन को सजाने के लिए, चर्च या समुदाय के कार्यों में सक्रिय होने के लिए आधा मन बना लिया हो? दुर्भाग्यवश आधा मन बनाने वाले और बस शुरू करने वाले दोनों तरह के लोग जो किसी काम को करने से पहले हर चीज़ के बिल्कुल ठीक हो जाने का इंतज़ार करते हैं, उस काम को कभी भी नहीं कर पाएंगे। जो लोग अपने घर से निकलने से पहले ही रास्ते की सभी ट्रैफिक लाइटों के हरे हो जाने की प्रतीक्षा करते हैं, वे घर से कभी नहीं निकल पाएंगे। वे आधा मन बनाने वाले और बस शुरू करने वाले हैं, और जैसा मैंने कहा, वे कुछ स्थिति में ही बैठे रह जाते हैं। इस बात की बहुत संभावना है कि कभी आपने किसी से कहा हो कि बस जैसे ही आपको उसके लिए समय मिलेगा आप फला काम करने वाले हैं, उन्नति या विकास का कोई कोर्स शुरू करने वाले हैं या और बहुत सी चीज़ें शुरू करने वाले हैं। क्योंकि मैं बहुत से ऐसे लोगों से मिलता हूँ जो स्थिति में ठीक बैठते हैं, और क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी पुस्तक का पाठ्य उकुड़ स्थिति में ही बैठा रह जाए, इसलिए मैं कुछ ऐसी चीज़ का प्रयोग करूँगा जो बहुत प्रभावकारी है। मेरा बिजनेस कार्ड गोल आकार का है। इसके एक तरफ मेरा नाम, पता व फ़ोन नंबर है, दूसरी तरफ बड़े अक्षरों में TUIT शब्द लिखा है क्योंकि कार्ड गोल है
और TUIT है। इससे यह एक गोल्ड ट्यूट हो जाता है। बाद में इस पुस्तक में मैं आपको बताऊंगा कि ये गोल्ड ट्यूट कैसे पाया जाए, और मेरा दावा है कि मैं आपको यह बताने के लिए कि ये गोल्ड ट्यूट कैसे पाया जाए आसपास घूमता रहूँगा। इसलिए पढ़ते रहें। जब आपको अपना गोल्ड ट्यूट मिल जाए इसे हर समय अपने पास रखें, और जब कोई आपसे कुछ करने के लिए कहे जिसे आप सामान्यतः तब करते हैं जैसे ही आपको उसके लिए समय मिलता, तो आपको याद रहेगा कि आपके पास पहले से ही आपका गोल्ड ट्यूट है, अतः आप आगे बढ़ सकते हैं और उसे कर सकते हैं। यह बिल्कुल ऐसा नहीं है। इस पूरी पुस्तक में मैं पूर्ण रूपेण इस विचार का खंडन करने वाला हूँ कि सफल होने के लिए आपको लोगों का अनुचित लाभ उठाना पड़ता है, उनसे दुर्व्यवहार करना पड़ता है और बेईमान होना पड़ता है। दरअसल मैं बिना किसी शक के यह साबित करने वाला हूँ कि अपने साथ और अपने साथियों के साथ पूरी तरह से ईमानदार रह कर ही जीवन के सब क्षेत्रों में वास्तविक रूप से सफल हो सकते हैं। मैं फिर यह प्रमाणित करूँगा कि आप जीवन में जो चाहते हैं वह पा सकते हैं, यदि आप दूसरे लोगों की जो कुछ वे चाहते हैं उसे प्राप्त करने में पर्याप्त मदद करते हैं। यह सच है, चाहे आप कोई सेल्समैन, डॉक्टर, पिता, माता, व्यापारी, विद्यार्थी, मंत्री, मैकेनिक या कोई निर्वाचित सरकारी कर्मचारी हो। यह कहानी यह समझने में आपकी मदद करेगी कि जो कुछ आपके दिमाग में है सिर्फ वही मायने नहीं रखता। गुब्बारा बेचने वाला। कई वर्ष पहले एक गुब्बारा बेचने वाला न्यूयॉर्क शहर की सड़कों पर गुब्बारे बेच रहा था। जब धंधा थोड़ा मंदा होता तो वह एक गुब्बारा छोड़ देता। जैसे ही वह गुब्बारा हवा में तैरता, खरीदने वाले की नई भीड़ उसके चारों ओर एकत्रित हो जाती और कुछ मिनटों के लिए उसका धंधा फिर चल पड़ता। वह बारी बारी से अलग अलग रंग के गुब्बारे छोड़ता था, पहले सफ़ेद, फिर लाल और उसके बाद पीला। कुछ समय बाद एक छोटे से निगरे बच्चे ने उसके कोट की आस्तीन खींची, गुब्बारे बेचने वाले की आंखों में देखा और एक पैना सवाल पूछा, मिस्टर, अगर आप कोई काला गुब्बारा छोड़े तो क्या वह ऊंचा जाएगा? गुब्बारा बेचने वाले ने उस छोटे लड़के की ओर करुणा, बुद्धिमत्ता, समझदारी के साथ देखा और कहा, बेटा, उन गुब्बारों में जो चीज़ है उसकी वजह से वे ऊंचे ऊपर जाते हैं। वह छोटा बच्चा वाकई भाग्यशाली था कि उसे ऐसा आदमी मिला जिसने सिर्फ आंखों से ही नहीं देखा। ठीक आंखों से आप किसी को दौड़ते हुए या चलते हुए या काम करते हुए या खेलते हुए देख सकते हैं। जो व्यक्ति अपने दिल और अपनी आंखों से देख सकता है वह दूसरे व्यक्ति के मनोभाव तक पहुंच सकता है। वह उसे स्पर्श कर सकता है तथा उसके अंदर की अच्छाई को प्रकट कर सकता है। हाँ, गुब्बारा बेचने वाला ठीक था, मैं भी ठीक हूँ जब मैं आपसे कहता हूँ कि जो कुछ आपके अंदर है वही आपको ऊपर ले जाएगा। अब दोस्तों, चाहे आप निर्णय करने की घाटी में हैं या हिचकिचाहट की पहाड़ी पर, अथवा आपका कैरियर या व्यक्तिगत जीवन पहले से ही तेज रफ्तार में है, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपनी सीट की पेटी बांध लें, क्योंकि आप शिखर की यात्रा पर हैं। यह एक स्फूर्तिदायक यात्रा है जिसमें अल्फ्रेड हिचकॉक की रचना से कई ज़्यादा रोमांच है, जॉन वैन वेस्टन से अधिक हरकत है, शेक्सपियर के नाटक से कई अधिक ड्रामा है और 3 छल्लों वाली सर्कस से कई अधिक मस्ती है। यह प्यार में डूबी हुई और हंसी से भरी हुई और किंग सोलोमन की खानों से कई अधिक सच्चा पुरस्कार देती है। संक्षेप में, यह पुस्तक आपके भविष्य के लिए आपकी निर्देशिका है। यह सच है कि आप जो चाहते हैं वह पा सकते हैं, बजाय इसके कि आपके पास जो है वह चाहना पड़े। आपके विश्वास करने के बाद सफलता आसान हो जाती है, परंतु पहले आपको विश्वास करना चाहिए। अतः लगे रहिए और पढ़ते रहिए। आप विश्वास करने के रास्ते पर हैं, जिसका सीधा सा अर्थ है कि आप अपने रास्ते पर हैं। अध्याय 1, चोर, असली या नकली।
यह दृश्य आस पड़ोस के छोटे से किराना स्टोर का है और वर्ष 1887 एक 55-60 साल का विशिष्ट दिखने वाला भरदर व्यक्ति हरी शलजम खरीद रहा है। वह क्लर्क को $20 देता है और बाकी पैसे वापस पाने का इंतजार करता है। क्लर्क पैसे लेकर कैश ड्रॉर में डालती है। बाकी पैसे वापस देने के लिए गिनना शुरू करती है। तथापि उसने देखा है कि उसकी उंगलियों पर जो कि शलजम उठाकर देने के कारण अभी तक गीली थी, कुछ स्याही छूट रही थी। वह ठिठकी और यह सोचने के लिए कि क्या किया जाए। वह थोड़ा रुकी। क्षण भर के लिए समस्या से जूझने पर उसने एक निर्णय लिया। यह व्यक्ति एमानुएल निगर है, जो काफ़ी पुराना मित्र है, पड़ोसी है और ग्राहक है। अवश्य ही वह उसे कोई गलत या नकली नोट नहीं दे सकता। अतः उसने उसे बाकी पैसे दे दिए और वह चला गया। बाद में उसे दूसरे विचार आए, क्योंकि 1880 में $20 बहुत रकम होती थी। उसने पुलिस को सारी बात बताई। एक पुलिसमैन को विश्वास था कि $20 का नोट असली है। दूसरा स्याही छूटने के कारण उलझन में था। अनंत उनकी जिज्ञासा और फर्ज की जिम्मेदारी ने उन्हें मिस्टर निगर के घर की तलाशी का वारंट प्राप्त करने के लिए बाध्य कर दिया। अटारी में उन्हें $20 के नकली नोट बनाने की सामग्री मिली। उन्हें 3 तस्वीरें भी मिली जो एमल्हान निगर ने पेंट की थी। निगर एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट था। वह इतना अच्छा आर्टिस्ट था कि वह उन $20 के नोट को हाथ से पेंट कर रहा था। बारीकी से एक एक चीज़ में उसने कारीगरी की इतनी निपुणता लगाई थी कि वह हर किसी को बेवकूफ़ बनाता रहा, जब तक कि किराना स्टोर की क्लर्क के गीले हाथों के रूप में भाग्य की विडंबना उसके सामने नहीं आ गई। उसके गिरफ्तार होने के बाद उसकी बनाई हुई तस्वीरों को $16,000 में सार्वजनिक रूप से नीलाम किया गया। हर तस्वीर $5,000 से अधिक की बिकी। कहानी की विडंबना यह है कि एमनुएल निगर को $20 का नोट पेंट करने में लगभग उतना ही समय लगता था जितना कि $5,000 मूल्य की तस्वीर पेंट करने में। हाँ, यह कुशल और प्रतिभावान आदमी दुनिया की नज़र में एक चोर था। दुखद बात यह है कि उसने किसी व्यक्ति से सबसे अधिक चुराया, वह एमल्हान निगर था। अगर उसने संगत रूप से अपनी योग्यता का बेचा होता तो वह न सिर्फ धनवान आदमी होता, बल्कि वह इस प्रक्रिया में अपने साथियों के लिए भी कितनी खुशी और कितने लाभ लाता। वह भी चोरों की उस अनंतहीन सूची में था जो जब दूसरों से चुराने की कोशिश करते हैं तो अपने आप से ही चुराते हैं। यह चोर दबी था। एक दूसरे चोर के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, जिसका नाम ओथरबेरी था। वह भी एक असामान्य चोर था। वह एक ज्वेलर थीफ था जो प्रगतिशील 20 के दशक में रहा। बेरी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संभवतः एक सर्वकालीन निपुण ज्वेलर थीफ की ख्याति पा ली। वह एक सफल ज्वेलर थीफ ही नहीं था, बल्कि कला में पारंगत था। दरअसल वह दबी हो गया था और हर किसी से नहीं चुराता था। उसके लिए उसके संभावित ग्राहकों के पास धन और जवाहरात ही नहीं होने चाहिए, बल्कि उनका नाम भी समाज के उच्च स्तर के लोगों की सूची में होना चाहिए था। इस बर्धर चोर के द्वारा किसी को लूट लिया जाना एक तरह से प्रतिष्ठा का प्रतीक बन गया था। इस भावना ने पुलिस को बहुत उलझन में डाल दिया था। एक रात डकैती के दौरान बेरी पकड़ा गया और उस पर 3 बार गोली चलाई गई। शरीर में गोलियां, आंखों में कांच के बुरादे और अत्यधिक यातनाओं से पीड़ित होते हुए उसने एक वक्तव्य दिया जो बहुत अनपेक्षित नहीं था। मैं इसके बाद यह कभी नहीं करूँगा। चमत्कारी रूप से वह बच गया और अगले 3 साल तक वह सुधारगृह के बाहर रहा। फिर एक ईर्ष्यालु महिला ने उसे जेल के अंदर पहुंचा दिया। उसने 18 वर्ष की सज़ा काटी। जब उसे छोड़ा गया तो उसने अपने शब्द निभाए। वह फिर से ज्वेलर की जिंदगी की ओर वापस नहीं गया। सच तो यह है कि वह न्यू इंग्लैंड के एक छोटे से कस्बे में बस गया और एक आदर्श जीवन जीने लगा।
स्थानीय नागरिकों ने उस स्थानीय अनुभवी व्यक्ति की एक संस्था का कमांडर बनाकर सम्मानित किया। आखिरकार इस बात का पता चल ही गया कि प्रसिद्ध ज्वेलर थी ऑथरबेरी उन लोगों के बीच में था। पूरे देश से संवाददाता उस छोटे से कस्बे में उसका साक्षात्कार लेने आए। उन्होंने उससे बहुत से सवाल पूछे और अनंततः एक नौजवान रिपोर्टर ने सबसे पहले सवाल के साथ यह निर्णायक बात पूछी, मिस्टर बेरी, आपने एक चोर के रूप में अपने जीवन काल में बहुत से धनवान व्यक्तियों से चुराया, परंतु मैं यह जानने का इच्छुक हूँ, क्या उनमें से आपको कोई ऐसा व्यक्ति याद है जिससे आपने सबसे अधिक चुराया हो? बेरी ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, यह तो आसान सवाल है। जिस आदमी से मैंने सबसे अधिक चुराया वह ऑथरबेरी था। मैं एक सफल व्यापारी हो सकता था, वॉल स्ट्रीट में एक सामंत हो सकता था और समाज में एक अंशदायी सदस्य हो सकता था, परंतु इसके बजाय मैंने एक चोर का जीवन चुना और अपनी जवानी का 2/3 जीवन जेल की सलाखों के पीछे काट दिया। हाँ, ऑथरबेरी सच में ऐसा चोर था जिसने खुद से ही चुराया था। आप इस चोर को जानते हैं? एक चोर जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा वह स्पष्ट रूप से आप हैं। मैं आपको एक चोर कहकर पुकारने वाला हूँ क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो अपने आप में विश्वास नहीं रखता और अपनी योग्यता का पूरा उपयोग नहीं करता, वह एक तरह से अपने आप से अपने प्रियजनों से चुरा रहा है और इस प्रक्रिया में अपनी घटी हुई उत्पन्नता के कारण वह समाज से चुरा रहा है, क्योंकि कोई भी जानबूझकर अपने आप से नहीं चुराएगा। इसलिए यह जाहिर है कि जो लोग अपने आप से चुरा रहे हैं वे यह अनजाने में कर रहे हैं, तो भी अपराध अभी भी गंभीर है, क्योंकि नुकसान उतना ही बड़ा है जितना कि यह जानबूझकर करने पर होता है। अतः प्रश्न स्पष्ट है, क्या आप अपने आप से चोरी करना छोड़ने को तैयार हैं? मैं यह विश्वास करने के प्रति काफ़ी आशावादी हूँ कि आपने शिखर के लिए अपनी चढ़ाई शुरू कर दी है। आपके लिए और बहुत से दूसरे लोगों के लिए यह पुस्तक इस रास्ते पर काफ़ी दूर तक ले जाने के लिए प्रेरणा और ज्ञान प्रदान करेगी। तथापि मैं आपको चेतावनी दे दूं कि इस क्षेत्र में आपकी शिक्षा इस पुस्तक को पूरा पढ़ लेने पर समाप्त नहीं हो जाती। आपके शरीर को पौष्टिक भोजन की हर रोज़ आवश्यकता पड़ती है और उसी तरह आपके दिमाग को मानसिक पोषण की जरूरत बार बार होती है। इसलिए पढ़ते रहिए और जल्दी ही जब आप आईने में देखेंगे तो आप एक पूरे चोर की आंखों में देख रहे होंगे। टेलीफोन बजता है। मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात से सहमत हूँ कि अपने उद्देश्यों तक पहुँचने के लिए स्वस्थ आत्म शुरुआत है पहला और सर्वाधिक महत्वपूर्ण कदम है। आखिरकार अगर हम शुरुआत ही नहीं करेंगे तो यह निश्चित है कि हम मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। शायद यह समरूपता आपको इस धारणा का महत्व समझा देगी। आइए क्षण भर के लिए हम एक खेल खेलें। आपका टेलीफोन बजता है और दूसरे सिरे से यह आवाज़ आती है, दोस्त परेशान ना हो, मुझे आपसे कोई धन उधार नहीं लेना और ना ही मुझे आपसे कोई काम है। मैंने बस सोचा कि मैं आपको बताऊं कि मेरे विचार से आप दुनिया के सबसे अच्छे आदमियों में से हैं। आप अपने व्यवसाय के लिए उपयोगी और अपने समुदाय के लिए प्रशंसा के पात्र हैं। आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसके साथ होना मुझे पसंद है, क्योंकि हर बार जब मैं आपके आसपास होता हूँ तो मैं बेहतर कार्य के लिए स्वयं को प्रेरित और प्रोत्साहित महसूस करता हूँ। मेरी कामना है कि मैं आपसे हर रोज़ मिल सकूं, क्योंकि आप मुझे अपना सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए प्रेरित करते हैं। दोस्त, बस मुझे इतना ही कहना था। मैं आपसे शीघ्र मिलने की कामना करता हूँ। अब अगर आपके किसी नज़दीकी मित्र ने आपको फ़ोन करके ये बातें कही होती तो आपका दिन कैसा रहता? याद रखिए, आपको मालूम है कि ये शब्द ईमानदारी से कहे गए हैं, क्योंकि ये एक नज़दीकी दोस्त ने कहे हैं।
अगर आप एक डॉक्टर होते तो क्या इसके बाद आप एक बेहतर डॉक्टर होते? अगर आप एक अध्यापक होते तो क्या बेहतर अध्यापक हो जाते? अगर आप एक सेल्समैन होते तो क्या एक बेहतर सेल्समैन हो जाते? अगर आप एक माता होती तो क्या एक बेहतर माता हो जाती? अगर आप एक पिता होते तो क्या बेहतर पिता हो जाते? अगर आप एक कोच होते तो क्या बेहतर कोच हो जाते? अगर आप खिलाड़ी होते तो क्या एक बेहतर खिलाड़ी हो जाते? अगर आप एक विद्यार्थी होते क्या एक बेहतर विद्यार्थी हो जाते? क्या आप एक बेहतर हो जाते हैं? आप चाहे कुछ भी हो, कुछ भी करते हो, आप अपने दिमाग में जानते हैं कि आप ना सिर्फ अपने कार्य में बेहतर हो जाते बल्कि आप पहले से अधिक खुश हो जाते। क्या नहीं होते? हाँ कहिए। इस बात पर एक और सवाल उठता है। पहले के वार्तालाप के संदर्भ में आप एक डॉक्टर या सेल्समैन या वकील या कोच या विद्यार्थी या खिलाड़ी होने के बारे में और कितना अधिक जान जाते? अगर आपके पास वह फ़ोन कॉल आती तो आप और कितना जो जान जाते? जवाब स्वाभाविक विकल्प से यही है कि आप कुछ और अधिक नहीं जान जाते। फिर भी अधिकांश खुश होते हैं। कार्य सरल है। आपके दिमाग में अपनी छवि में बदलाव आ जाता। आप कहते हैं मैं अपने व्यवसाय के लिए उपयोगी और अपने समुदाय के लिए प्रशंसा का पात्र हूँ। उस पुराने दोस्त ने ऐसा कहा है और वह एक समझदार व्यक्ति है। आप उससे क्षण भर के लिए भी तर्क वितर्क नहीं करते। आप अपने आप को एक भिन्न रोशनी में देखते। आपकी आत्म छवि बदल जाती और उस वक्त एक रोचक बात होती, आपका विश्वास बढ़ जाता। और जब आपका विश्वास बढ़ जाता और उसी वक्त आपकी दक्षता बढ़ जाती। सरल रूप में कहें तो इसका मतलब है कि जब आपकी छवि सुधरती है तो आपका कार्य निष्पादन शुरू हो जाता है। क्योंकि आप जानते हैं इस तरह के फ़ोन कॉल से आपके साथ क्या होता, तो आप किसी दूसरे के लिए यही चीज़ क्यों नहीं करते? आप पुस्तक को नीचे रख कर टेलीफोन क्यों नहीं उठाते जब तक कि रात के 2 ना बजे हों या और कोई अटपटा समय ना हो? जिस व्यक्ति को आप ईमानदारी से फ़ोन करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, उसे फ़ोन कीजिए और उसे बताइए कि वह जो है और जो वह करता है उसकी आप कितनी सराहना करते हैं और आपके लिए कितना मायने रखता है। जिस व्यक्ति को आप फ़ोन करेंगे वह कृतज्ञ अनुभव करेगा और आपको अच्छा लगेगा। महत्वपूर्ण रूप से किसी दूसरे को बेहतर बनाने में मदद करके आप अपने आप को बेहतर पसंद करेंगे। इस विषय पर और विवरण बाद में। अगली कहानी जो कि सीधे जिंदगी से ली गई है, स्वस्थ आत्म छवि के महत्व को साफ तौर से दर्शाती है और बताती है कि जब आपकी आत्म छवि बदलती है तो क्या होता है। एक आसान कदम मनोविज्ञानी से विद्वान। जब विक्टर सेरीबायकोफ 15 वर्ष का था तो उसके अध्यापक ने उससे कहा कि वह कभी स्कूल की पढ़ाई पूरी नहीं कर सकता, इसलिए उसे स्कूल छोड़कर कोई व्यापार सीखना चाहिए। विक्टर ने सलाह मान ली और अगले 17 सालों तक इधर उधर घूमकर छोटे मोटे काम किए करता रहा। उससे कहा गया था कि वह मूर्ख और अज्ञानी है। वो 17 वर्ष तक वह वही बना रहा। जब वह 32 वर्ष का था तो एक अद्भुत परिवर्तन हुआ। एक मूल्यांकन से पता चला कि वह विद्वान था और उसका IQ 161 था। अनुमान लगाइए क्या हुआ होगा? आपने ठीक सोचा। उसने एक विद्वान व्यक्ति की तरह काम करना शुरू कर दिया। उसके बाद उसने उस पुस्तकें लिखी, बहुत सी एक सब अधिकारी पेटेंट्स हासिल किए और वह एक सफल व्यापारी हो गया। शायद पूर्ण में उस स्कूल छोड़ देने वाले व्यक्ति के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण घटना अंतर्राष्ट्रीय मेंसा सोसाइटी का चेयरमैन बनना थी। मेंसा सोसाइटी की सदस्यता के लिए IQ 140 होना जरूरी है। विक्टर सेरेब्रेकोफ की कहानी आपको अचंभित करती है कि कितने विद्वान इधर उधर मूर्ख बने घूम रहे हैं क्योंकि किसी ने उनसे कह दिया था
कि वे निपुण नहीं हैं। जाहिर है विक्टर ने अचानक इतना आंतरिक ज्ञान हासिल नहीं कर लिया था। हाँ, उसने अचानक गजब का आंतरिक विश्वास हासिल कर लिया था, जिसका परिणाम यह हुआ कि वह तुरंत अधिकांश प्रभावकारी व अधिक उत्पादक हो गया। जब उसने खुद को भिन्न रूप से देखा तो उसने भिन्न रूप से कार्य करना शुरू कर दिया। उसने भिन्न परिणामों की अपेक्षा करना और उन्हें प्राप्त करना शुरू कर दिया। आदमी जैसा सोचता है वैसा ही होता है। यह कहावत बिल्कुल सही है। आपकी आत्म छवि कितनी महत्वपूर्ण है? मिल्ड्रेड न्यूमैन और डॉक्टर बर्नार्ड बैकिविट्स अपनी पुस्तक हाउ टू बिन योर ओन बेस्ट फ्रेंड में एक पैना सवाल पूछते हैं, अगर हम खुद को प्यार नहीं करते तो फिर किसी दूसरे के लिए हम अपना प्यार कहाँ से लेके लाएंगे? जो चीज़ आपके पास नहीं है वह आप नहीं दे सकते। बाइबल में कहा गया है, अपने पड़ोसी को अपनी तरह प्यार करें। क्या आत्म छवि महत्वपूर्ण है? डोरथी जोंग वार्ड और मुरियल जेम्स ने बोर्न टू विन शीर्षक से एक अद्भुत पुस्तक लिखी है। वे बताते हैं कि आदमी जीतने के लिए जन्मा था, परंतु जीवन भर अपने नकारात्मक समाज के परिणाम स्वरूप वह हारने के लिए तैयार हो जाता है। वे भी इस बात पर बल देते हैं कि सफलता प्राप्त करने के लिए स्वस्थ आत्म छवि अत्यंत महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से आप अपने को देखते हैं उसके विपरीत ढंग से आप नियमित प्रदर्शन नहीं कर सकते। आपकी आत्म छवि आपको सीढ़ी के शिखर पर ले जाएगी अथवा तय खाने में ले जाने वाले एक्सेलेटर पर रख देगी। अपने आप को एक योग्य व्यक्ति के रूप में देखें और आप योग्य व्यक्ति की तरह काम करेंगे और वह योग्य व्यक्ति हो जाएंगे। अपने आप को अयोग्य व्यक्ति के रूप में देखेंगे और आप वह काम नहीं कर पाएंगे। सौभाग्यवश आपने अतीत में अपने आप को किसी भी तरह देखा हो। अब आपके पास बदलने के लिए और बेहतरीन हेतु बदलने के लिए प्रेरणा, विधि और क्षमता है। हमें बनाने वाले ने हमें जितने भी उपहार दिए हैं उनमें अपनी पसंद का रास्ता चुनने का उपहार निश्चित रूप से सबसे महान है। जब हम आत्म छवि के बारे में गहन अध्ययन करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि हम अपने दिमाग में जो भी तस्वीर डालते हैं यह उसे पूरा कर देता है। उदाहरण के लिए फर्श पर रखे हुए एक 12 चौड़े लट्ठे पर चलना आसान है। उसी लट्ठे को 2-10 मंजिले भवनों के बीच रख दिया जाए और उस लट्ठे पर चलना बिल्कुल भिन्न मामला हो जाएगा। आप अपने आप को फर्श पर रखे हुए लट्ठे पर आसानी से और सुरक्षित रूप से चलता हुआ देखते हैं। आप भवनों के बीच में बिछे हुए लट्ठे से स्वयं को गिरता हुआ देखते हैं, क्योंकि दिमाग उस तस्वीर को पूरा कर देता है जो आप उसमें पेंट करते हैं। इसलिए आपके डर काफ़ी वास्तविक हो जाता है। कई बार कोई गोल्फर गेंद को झील के अंदर डाल देता है या उसके सीमा क्षेत्र से बाहर हिट कर देता है और उल्टा मुड़कर यह कहता है, मुझे मालूम था ऐसा होगा। उसके दिमाग ने एक तस्वीर बनाई और उसके शरीर से ने उस कार्रवाई को पूरा कर दिया। सकारात्मक रूप से कामयाब गोल्फर जानता है कि स्ट्रोक करने से पहले उसे गेंद कब में जाती दिखनी चाहिए। बेसबॉल में अच्छा हिटर गेंद पर बढ़ने से पहले उसे बेस के लिए गिरता हुआ देख लेता है और कामयाब सेल्समैन कॉल करने से पहले ग्राहक को खरीदता हुआ देख लेता है। 3 पहाड़ आसानी से। खेलों की दुनिया में सबसे अधिक उलझन भरी और निराश करने वाली घटना बेसबॉल में होती है। जब कोई बैटर प्लेट पर चढ़ता है और गेंद फेंकने वाला खिलाड़ी को 3 बार गेंद फेंकने देने के लिए आगे बढ़ता है, गेंद पर एक भी कट लिए बिना कम से कम 1 रन को आगे बढ़ाने के लिए, अपने आप बेस पर आने के लिए या वापस हिट करने के 3 सुनहरे मौके, और वह बल्ले को अपने कंधे से कभी हटाता ही नहीं। कारण सीधा सा है, उसने खुद को
बाहर स्ट्रोक करते हुए या बाहर निकालते देखा था। उसने चहलकदमी की उम्मीद करते हुए पहले बेस के लिए मुफ्त की सवारी के लिए बल्ले को अपने कंधे पर रख छोड़ा था। जिंदगी के खेल में किसी व्यक्ति को प्लेट पर चढ़कर और कभी भी वास्तव में गेंद पर एक भी कट ना लगाते हुए देखना और भी निराशाजनक है। लैरी गिम्जी एमडी के अनुसार वह सबसे ज़्यादा असफल व्यक्ति है क्योंकि वह कोशिश नहीं करता। अगर आप कोशिश करते हैं और हार जाते हैं तो आप हारने से सीख सकते हैं, जो काफ़ी हद तक नुकसान को कम कर देता है। जाहिर है आप कुछ ना करने से कुछ नहीं सीख सकते। ये लोग अपने जज और जूरी खुद ही हो जाते हैं और अपने आप को सामान्यता की आजीवन कारावास की सज़ा देते हैं। वे वास्तव में कभी भी जिंदगी के खेल में उतरकर गेंद पर एक ईमानदार कट नहीं लगाते। वे अपने सबसे बुरे दुश्मन और सबसे ज़्यादा अंधे एम्पायर होते हैं। उनकी आत्म छवि असफल होने की, गिरने की या बाहर स्ट्राइक करने की होती है। दुर्भाग्य से फिर उनका दिमाग उस तस्वीर को पूरा करता है और योग्यता वाला एक और व्यक्ति उस हो सकता था कि बेकार कर्तनों के ढेर में शामिल हो जाता। स्वर्गीय डॉक्टर मैकवेल माल्टर, जो कि अंतर्राष्ट्रीय रूप से विख्यात प्लास्टिक सर्जन थे और 1 करोड़ से भी अधिक जिनकी प्रतिभा बिकी हुई, उन स्वयं सहायता पुस्तकों के लेखक थे, कहते हैं कि यही कारण है किसी भी मनोचिकित्सा का ध्येय रोगी की आत्म छवि को बदलना होता है। आपको अपने आप में विश्वास करना होगा। सफलता और खुशी दोनों के लिए शुरुआती चीज़ स्वस्थ आत्म छवि है। सुविख्यात लेखक व मनोवैज्ञानिक डॉक्टर जोन्स बर्दस कहते हैं, किसी व्यक्ति की अपने बारे में धारणा उसके व्यक्तिगत का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। यह मानव व्यवहार के हर पहलू को प्रभावित करती है। सीखने की योग्यता, बढ़ने और बदलने की क्षमता, मित्रों, साथियों और व्यवसाय का चुनाव। ऐसा कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि एक मजबूत सकारात्मक आत्म छवि जीवन में सफलता की सर्वोत्तम संभव तैयारी है। इससे पहले कि आप किसी और को वास्तव में पसंद करें अथवा इससे पहले कि आप यह तथ्य स्वीकार करें कि आप सफलता व खुशी के योग्य हैं, आपको अपने आप को स्वीकार करना चाहिए। जब तक आप स्वयं को स्वीकार नहीं करते तब तक प्रेरणा, धैर्य, निर्धारण, सकारात्मक सोच आदि आपके लिए कारगर नहीं होंगे। आपके पास सफलता और खुशी हो उससे पहले आपको महसूस होना चाहिए कि आप इनके योग्य हैं। इन आत्म छवि का व्यक्ति आसानी से देख सकता है कि किस तरह सकारात्मक सोच, धैर्य, निर्धारण आदि दूसरों के लिए कारगर हैं, परंतु यह अपने लिए नहीं देख सकता। मैं यह बात स्पष्ट कर दूं कि मैं एक स्वस्थ आत्म स्वीकृति के बारे में बात कर रहा हूँ, ना कि आडंबरपूर्ण में सबसे महान हूँ कि हम भावना के बारे में। आदमी की ज्ञात सभी बीमारियों में मिथ्या अभिमान सबसे भयानक है। यह जिस व्यक्ति के पास है उसके अतिरिक्त सब को बीमार कर देता है। दरअसल मैं की समस्या वाला व्यक्ति अत्यंत हीन आत्म छवि से पीड़ित है।